सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम 19 अगस्त 2026 के सबसे क्रूशियल डेटा बैक्ड स्टॉक बाबा सेक्टर एनालिसिस में डाइव करने वाले हैं। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधा हार्ड फैक्ट्स और डेटा। 12.2 लाख करोड़ रुपए। जरा इस फिगर को इमेजिन कीजिए। ये FY 2026-27 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन है। ये पिछले साल से करीब 9% का इंक्रीज है, और सच कहूं तो यही वो प्राइमरी कैटलिस्ट है जो इस पूरे सेक्टर को अग्रेसिवली ड्राइव कर रहा है। यही वो मैसिव फंडिंग है जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर और सीमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन क्रिएट करती है। लेकिन एक सवाल आता है कि इतना बड़ा अमाउंट आखिर इकोनॉमी में फ्लो कैसे करता है। एक बिगनर के लिए इस टॉप डाउन वैल्यू चेन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहले स्टेप में गवर्नमेंट मैसिव कैपेक्स एलोकेट करती है। फिर ये पैसा सीधा स्टेप 2 में EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाता है, जिससे उनकी ऑर्डर बुक्स तेजी से भरती हैं। जैसे ही ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, स्टेप 3 में सीमेंट और स्टील की हेवी डिमांड आती है, और इवेंचुअली स्टेप 4 में ये पूरी साइकिल देश की ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर देती है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का डाइवर्सिफिकेशन। अब फंड्स सिर्फ ट्रेडिशनल रोड्स और रेलवेज तक लिमिटेड नहीं है। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है पोर्ट्स, अर्बन प्रोजेक्ट्स, पावर, रिन्यूएबल्स, एयरपोर्ट्स और एक बिल्कुल नए सेगमेंट पर, डेटा सेंटर्स। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है L&T। उन्हें हाल ही में टुगेदर AI के लिए एक AI डेटा सेंटर बिल्ड करने का 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये क्लियरली दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब कोर कंस्ट्रक्शन का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन रुकिए, डेटा हमें एक नियर टर्म रियलिटी चेक भी देता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तरफ अप्रैल और मई 2026 में गवर्नमेंट केपेक्स 19% बढ़ा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल था। पर दूसरी तरफ जुलाई 2026 में वाइड स्प्रेड मॉनसून रेन्स के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बिल्डिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट में एक टेम्पररी स्लोडाउन भी देखा गया। ये अनइवन डेटा एक्चुअली H2 FY 27 की रिकवरी के लिए एक परफेक्ट थीसिस सेट करता है, जब बारिश के बाद प्रोजेक्ट्स वापस फुल स्पीड पकड़ेंगे। हमें इस टेम्पररी सीजनल वीकनेस और मीडियम टर्म ट्रेंड के बीच का फर्क समझना ही होगा। तो इस ब्रॉड मैक्रो टेलविंड के बाद सवाल उठता है कि एक्चुअल फायदा कौन उठा रहा है। कुछ की प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। L&T डेफिनेटली एक कोर डाइवर्सिफाइड प्ले के रूप में स्टैंड आउट करता है। उसके बाद हायर ग्रोथ मोमेंटम के लिए NCC, रेलवे फोकस्ड एग्जीक्यूशन के लिए RVNL और डाइवर्सिफाइड इंफ्रा प्ले के लिए KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनीज आती हैं। चलिए इनमें से कुछ स्टैंड आउट कंपनीज का डेटा थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्पॉटलाइट डालते हैं कोर मार्केट लीडर L&T पर। 19 अगस्त को इसका क्लोजिंग प्राइस 4,030 रुपीज इन 10 था, जो कि उसके 4,440 रुपीज के 52 वीक हाई से करीब 9.2% डिस्काउंट पर है। लेकिन यहाँ जो चीज़ कॉन्फिडेंस देती है वो है मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। उन्होंने FY 27 के लिए 10 से 12% रेवेन्यू और ऑर्डर बुक ग्रोथ की क्लियर गाइडेंस दी है, और मार्जिन्स लगभग 8.3% पर मेंटेन करने का टारगेट रखा है। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपेक्स एक्सपोजर वाली एक हाईली स्टेबल कोर क्वालिटी कंपनी का बेंचमार्क है। अब L&T की इस रिलेटिव स्टेबिलिटी को अगर हम हायर ग्रोथ और इनहेरेंटली हायर वॉलेटाइल वाले प्लेस से कॉन्ट्रास्ट करें तो तस्वीर थोड़ी और एक्साइटिंग हो जाती है। जैसे NCC, जो लगभग 148 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था, उन्होंने सिर्फ Q1 में ही 4,075 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर्स विन किए हैं। इससे उनका बुक टू बिल रेशियो एक मैसिव 4.2x हो गया है। वहीं अगर RVNL को देखें, जिसका 19 अगस्त का क्लोज 223.59 था, उनका Q1 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 18% जंप करके 159 करोड़ पर पहुंच गया है। ये नंबर्स क्लियरली अग्रेसिव ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं। द सीमेंट सेक्टर, डिमांड वर्सेस कैपेसिटी। तो बिल्डर्स की ऑर्डर बुक्स भर चुकी हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिना मटेरियल के थोड़ी ना होता है। अब चलते हैं वैल्यू चेन के नेक्स्ट स्टेप पर, सीमेंट सप्लायर्स। दोस्तों, इंडिया ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, और ICRA का एस्टिमेट है कि FY 27 में सीमेंट डिमांड ग्रोथ 6 से 7% के बीच रहेगी। EBF का मानना है कि ब्रॉडर इंडस्ट्री 2030 तक 5.1% के CAGR से ग्रो करेगी, और उनका एम 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 850 मिलियन टन्स पर एनम तक ले जाना है। डिमांड डेफिनेटली वहाँ स्ट्रांगली मौजूद है। लेकिन जहां डिमांड क्लियरली विजिबल होती है, वहां नई सप्लाई आने में टाइम नहीं लगता, और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा रिस्क है इस सेक्टर का।
क्रिसिल के हिसाब से FY26 से FY28 के सिर्फ 2-3 साल के स्पैन में 160 से 170 मिलियन टन्स की नई ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऐड होने वाली है। ये वॉल्यूम बहुत मैसिव है। अगर नई कैपेसिटी लगातार इस पेस पर ऐड होती रही तो ये रीजनल प्राइसिंग, प्लांट यूटिलाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट EBITDA पर टन पर अग्रेसिव डाउनवर्ड प्रेशर डालेगी। इस हाईली कंपेटिटिव लैंडस्केप में टॉप सीमेंट स्टॉक्स की पोजीशन क्या है? अल्ट्राटेक यहां अपनी शीर साइज और लार्जेस्ट स्केल के साथ डोमिनेट कर रहा है। वहीं अदानी बैक्ड अंबुजा और ACC लगातार कंसोलिडेशन और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रहे हैं। श्री सीमेंट ट्रेडिशनली अपनी कॉस्ट लीडरशिप के लिए स्ट्रॉन्ग माना जाता है और दालमिया भारत अपनी ईस्टर्न प्रेजेंस और लोअर कार्बन पोजीशनिंग के सहारे ग्रो कर रहा है। हर कंपनी के अपने अलग स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स और की रिस्क्स हैं। अगर हम प्योरली स्केल की बात करें तो अल्ट्राटेक का Q1 FY27 का मिनी डैशबोर्ड काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। इन्होंने 24,465 करोड़ का सॉलिड नेट सेल्स और 2,604 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। पर सबसे नोटेबल पॉइंट इनका 13.1% का डबल डिजिट डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ था और 1,214 रुपीज़ का EBITDA पर टन मेंटेन करना था। और ये तब हुआ है जब पूरी इंडस्ट्री फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट्स के एलिवेटेड प्रेशर से डील कर रही थी। ये क्लियर एफिशिएंसी दिखाता है। अगर आपको स्टॉक बाबा की ऐसी डिटेल्ड और डेटा ड्रिवन स्टॉक मार्केट एनालिसिस यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क फॉर बिगिनर्स। एक जनरल रूल हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी कंपनी को सिर्फ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है ये सुनकर इवैल्यूएट ना करें। रियल फ्रेमवर्क नंबर्स पर चलता है। EPC या कंस्ट्रक्शन कंपनीज को देखते वक्त सिर्फ ऑर्डर बुक काफ़ी नहीं है, उनका बुक टू बिल रेशियो, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्पीड और सबसे ज़रूरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चेक करना होता है। क्या उनका अकाउंटिंग रेवेन्यू एक्चुअली कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं? दूसरी तरफ सीमेंट कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ रियलाइजेशन पर टन, EPDA पर टन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को ट्रैक करना पड़ता है। और हाँ, दोनों ही सेक्टर्स में वैल्यूएशन क्रूशियल है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। FY27 से FY29 आउटलुक, बुल, बेस और बेयर केसेस। आने वाले कुछ सालों को अगर मॉडल किया जाए तो हमारा बेस केस एक स्टेडी पब्लिक केपेक्स, H2 में सॉलिड रिकवरी और लगभग 6 से 7% सीमेंट ग्रोथ अज्यूम करता है। अगर एग्जीक्यूशन बहुत रैपिड हो और फ्यूल कॉस्ट स्टेबल रहें तो हम बुल केस में शिफ्ट हो जाएंगे जहां प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी एक्सपैंड होंगे। लेकिन बेयर केस को निगलेक्ट करना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर कोई नया जियोपॉलिटिकल शॉक आता है या नए सीमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी एक्चुअल मार्केट डिमांड को बहुत ज़्यादा आउटपेस कर देती है तो ये पूरे बेस केस प्रोजेक्शंस को कंप्लीटली डीरेल कर सकता है। उन सारे फ्रेमवर्क्स, मेट्रिक्स और इन 3 सिनारियोज को मर्ज करने के बाद स्टॉक बाबा की एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव वॉचलिस्ट सामने आती है। इसमें स्टॉक्स को उनके रोल्स के हिसाब से नीटली कैटेगराइज किया गया है। कोर क्वालिटी ब्रैकेट में L&T और अल्ट्राटेक आते हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं। हायर ग्रोथ पर हाई वॉलेटिलिटी ब्रैकेट में NCC और RVNL रखे गए हैं और एक सेकेंडरी वॉचलिस्ट भी है जिसमें अंबुजा, श्री सीमेंट, दालमिया भारत और ACC हैं जिन्हें वैल्यूएशन डिप्स पर क्लियरली मॉनिटर किया जा सकता है। ये कैटेगराइजेशन एग्जीक्यूटर्स और मटेरियल सप्लायर्स के बीच एक बैलेंस बनाता है। हमेशा याद रखें, इन डेटा पॉइंट्स को रियल टाइम कंपनी फाइलिंग्स के साथ लगातार वेरीफाई करना जरूरी होता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस किसी भी टाइम अचानक से बढ़ सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले लेटेस्ट कंपनी फाइलिंग्स, एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स और वैल्यूएशन डेटा वेरीफाई करें और अपने रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें।